Hello friends, welcome to Law and GK. On this channel we discuss the previous year exam papers, and in today's video we are going to discuss the previous exam paper of UPSC Assistant Provident Fund Commissioner 2023. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, and don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. So don't forget to give us a super thanks. So you can see the paper comes like this. This is series A and these are the instructions. 120 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 300 नंबर का ये एग्जाम पेपर होता है, तो मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया. एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. सो पार्ट ए इज इंग्लिश. अब डायरेक्शंस हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की कि भाई आपको सीक्वेंस में लगाने हैं. ये जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, सीक्वेंस में लगाने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखिए, बिफोर द जज गिवन दैट सो एंड सो. तो कैसे बनेगा ये? गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल. क्यू एस फिर पी फिर आर, सी इज द आंसर. एक्सरसाइज 2, देखिए पी क्यू आर एस है यहाँ पर. अब ये कैसे होगा? इसमें लेंगे हम, इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल्स आर एट ओड विद योर ग्राउंड रियलिटीज. क्यू एस पी आर, डी इज द आंसर. मतलब जो आप कहते हैं उसको अमल करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब आप अपने ही उसूलों को, नियमों को ग्राउंड रियलिटी पर लेके आते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना. नेक्स्ट इज 3, फिर से पी क्यू आर एस है, तो इसमें क्या बनेगा? इट इज ए ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट पीपल इन डायर नीड रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स फॉर असिस्टेंस. तो क्या बन गया इसमें? क्यू पी एस आर. क्यू पी एस आर ये रहा, ए इज द आंसर. मतलब मुसीबत के टाइम पर मित्रों से ही सहायता ली जाती है. नेक्स्ट इज 4, कैसे बनेगा इसका? हिज वेंजफुल एंड डायबोलिकल नेचर वाज क्लियरली रिवील्ड बाय द एक्सप्रेशंस ऑफ हिज फेस. तो पी आर एस क्यू, डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 5, on more than one occasion I have witnessed bitter fights between two rival teams. तो क्या बन गया? आर एस पी क्यू, बी इज द आंसर. अब नेक्स्ट 5 आइटम्स हैं, इसमें जो है क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है जो कि अंडरलाइन वर्ड है. नेक्स्ट इज 6, the essay was badly researched and contained several platitudes and generalizations. What is the meaning of platitudes? Platitude मतलब जो कि बहुत ही कॉमन है, ओरिजिनल नहीं है. ऑफ्टन यूज्ड एंड अनओरिजिनल आइडियाज, सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 7, the judgment of beauty is based on the human capacity for disinterested pleasure in the natural world. इसका क्या बनेगा? disinterested मतलब free from all self interest, B is the answer. interested का जो एंटोनिम है disinterested, तो मतलब कोई जिसका कोई इंटरेस्ट ही ना हो. साफ समझ में आ रहा है यहाँ, तो B इसमें आंसर है. नेक्स्ट इज 8, The 100-year-old college building was now in a derelict state. Derelict मतलब टूटी फूटी, कोई देखभाल नहीं कर रहा
है ना. Preserve for historical value, no. Unsafe, no. Neglect and broken down, C is the answer. Next is 9. My serendipitous encounter with the man on the bus was to have a profound impact on my life. Serendipitous मतलब कोई सडनली कोई एक आध बोलते ना, एक आध ऐसा चीज हो जाती है. फॉर्चुनेट कह सकते हैं आप, है ना. फॉर्चुनेट, ए इज द आंसर. इसमें एक चांस इवेंट, ये भी जो है ठीक है. इसमें दो ठीक हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना. ए एंड डी, तो मैं कहूँगा दोनों ही इसमें ठीक है. Next is 10. Notwithstanding our victory, today we must be careful to avoid a feeling of complacency. क्या होता है complacency? Self pleasing, अपने आप को मतलब प्लीज करना. हाँ भाई मैंने आज अच्छा किया. तो smug and self satisfied, ए इसमें आंसर है. प्राइड, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, मतलब प्राउड नहीं कर रहे बट आप जो बस है अपने आप को बोल रहे हो कि भाई हाँ मैंने अच्छा किया. तो आप बोलते हैं ना मैं एग्जाम करके आया हूँ, मैंने अपने तरफ से एग्जाम अच्छा किया है, ठीक है ना. प्राइड तो मतलब हाँ भाई मेरे से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये प्राउड हो गया. ए इसमें आंसर है. अब डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन. अब ये आ गया पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन, है ना. मिलेट प्रोजेक्ट ऑफ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन हैड 3 ऑब्जेक्टिव्स. To preserve crop diversity in local millet, to increase and to enhance farm income. तो 3 ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है ना. कोली हिल ब्लॉक इन नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, द प्रोजेक्ट एरिया इज डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट्स populated by income poor scheduled tribe households. There had been a rapid decline in minor millet cultivation and shift in land use towards more profitable crops such as cassava, pineapple, coffee and pepper. मतलब लोग इनकी वजह से जो है, क्योंकि ये अच्छे बिकते हैं, इनका प्राइस अच्छा होता है, मिलेट कल्टीवेशन छोड़ दिया उन्होंने. तो आप ये पैराग्राफ देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए. ये पेपर जो है अवेलेबल है यूपीएससी की वेबसाइट पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं रिक्रूटमेंट में जाके, और फिर वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. क्वेश्चन 11 आ गया. व्हाट डज आर्कियोलॉजिकल रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट मीन्स. क्या होता है. एरिया मार्क्ड बाय एक्सेसिव एग्रीकल्चरल यील्ड, या फिर टूरिज्म, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, या फिर मीन्ड फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग दैट वर्क्स इन टेंडम विद नेचर. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 12. देयर हैज बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टीवेशन बिकॉज मिलेट क्रॉप्स रिक्वायर स्पेशल मैन्योर टू ग्रो. या फिर लैंड ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग मिलेट्स, या फिर देयर हैज बीन शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रोइंग क्रॉप मोर प्रॉफिटेबल. यही तो लिखा हुआ है पैराग्राफ में. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 13. What does the tiny share of grain was processed into value-added products means in the passage? Enough was done for the marketing of millets as diverse food product. ये बिल्कुल ठीक है, ये ही इसमें आंसर है. Small quantity used with other grains, no. Demand of millet is not very encouraging, does not have potential, no. ये ही इसमें आंसर रहेगा. Next is 14. The introduction of small-scale localized mechanical milling operated by self-help groups was a game changer. What does it mean in the passage? Machinery for processing is not advanced enough. Self-help groups are active. या फिर the use of improvised local machines from removing husk for millets has been turning point for millet farming. है ना, जो मशीनरी उन्होंने लगाई सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उससे काफ़ी फायदा हुआ. सी इसमें आंसर है. Next 15. Millet yields has increased because sustainable farming practices are being followed. A इसमें आंसर रहेगा. अब नेक्स्ट 5 की डायरेक्शंस हैं कि जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है उसका बेस्ट डिस्क्राइब दी फ्रेज, मीनिंग बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 16 इज her poetry not only succeeds in brilliantly capturing the beauty of nature but also carries the power to suggest that which is
टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, टू ग्रेट टू बी ब्यूटीफुल, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अनपैरेलल, या फिर यू कैन से इनएफेबल। अगर यहाँ पर इनक्रेडिबल भी लिखा होता दैट वुड बी ऑल्सो द आंसर, इनएफेबल, सो डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 17, the government's policies are aimed at relieving the distress of the homeless, the unemployed and the poverty stricken sections of the society। तो इसमें poverty stricken section क्या बोलते हैं, indigent, B is the answer। और क्या बोलते हैं इसको, पॉपर। पॉपर भी अगर कहीं वर्ड अगर आ जाए तो मतलब गरीब होता है, ठीक है ना, गरीब आदमी। नेक्स्ट इज 18, the organizers refused to allow him to speak at the function since he was known to make speeches that tended to provoke and ignite passions। मतलब भड़काऊ भाषण देना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, incendiary speeches, B is the answer। मतलब potential to ignite, भीड़ को भड़का सकता है। Next is 19, she was criticized for her views that were often restricted to small local issues and ignore the matter of national importance। मतलब एक छोटा संकुचित, है ना, इश्यूज पर ही बात करनी, नेशनल इंपॉर्टेंस पर बात करनी नहीं है, तो क्या होता है, पैरोकियल, सी इज द आंसर। इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर नैरो और लिमिटेड आउटलुक, अंडरस्टैंड। Next is 20, when profit began dropping steeply, all of a sudden he realized that he ought to wind up his business soon। Dropping steeply मतलब downfall हो गया, तो precipitously, rapidly या sudden, A is the answer। Instant मतलब एकदम से ही, instantaneously मतलब क्या होता है ना कि out of the way, और मतलब एक ही समय में हो जाए। ये क्या है, ड्रॉपिंग स्टीपली मतलब धीरे 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 ऐसे। एक कैटाक्लिस्मिकली मतलब कोई कैटास्ट्रोफ हो गया, नुकसान हो गया कुछ, ड्रामेटिकली पता ही है आपको। अब जीके का पार्ट बी स्टार्ट होता है, और देखिए ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। अभी मैं इंग्लिश का डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, which one among the following observation pertaining to the work of 19th century archaeologist is not correct? अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज ऑफ द व्यू दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन विद द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, नो, विद द बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म के फैन थे। एंड रेन ऑफ एम्परर अशोक, वहां से जो है इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है बुद्धिज्म से, ठीक है ना। और ये कब की बात है बुद्धिज्म की, ये जो आप देखोगे तो 300 बीसी के अराउंड जो है ये अशोक का साम्राज्य था, उससे भी पहले, 300 बीसी से भी पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और उस टाइम पर जो इन अशोक के जो दादा थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैनिज्म अपनाया था। समथारा से वो उन्होंने अपनी डेथ करी थी ना खुद ही, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो। आप ये देखिए कि जो ये धर्म है, हिंदू हो गया, फिर ये जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये कितने पुराने हैं ये। फिर है तो इसमें ये रॉन्ग हो गया। फिर जॉन मार्शल जनरली अडॉप्टेड द मेथड ऑफ एक्सकवेशन अलोंग ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल यूनिट्स एंड इग्नोर दिस स्ट्रेटिग्राफी ऑफ दिस साइट, ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ लेयर ऑफ रॉक्स, जो मतलब जो लेयर्स होती हैं रॉक में, मान लो ये रॉक है, इसमें जो लेयर्स हैं उसकी स्टडी स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है बिल्कुल। R.E.M. व्हीलर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड द नेसेसिटी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट्स रादर देन डिग अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये भी ठीक है। फिर है अमरानंद घोष वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें रॉन्ग क्या हुआ, रॉन्ग इज ए इज द आंसर। नेक्स्ट 22,
Which one of the following was an important contributing factor in the rise of Magध as the most powerful Mahajanpad between the 6th and 4th century BC? Easy access to rich gold mines या फिर superior cavalry या फिर an agricultural productive region? जो इनका जो रीजन था ना वहां पर एग्रीकल्चर काफी था, तो उसी से तो रेवेन्यू जनरेट होता था, उसी से जो है आगे सब काम होते थे। तो सी इज द आंसर। रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं था। हाँ तो राजा थे ना, मोनार्की थी। सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा इज नॉट करेक्ट? टेम्पल वॉज कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स इन द 8th century CE, ये बिल्कुल ठीक है। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, बिल्कुल ठीक है। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल कोरस्पॉन्ड्स टू द नगर स्टाइल, ये द्रविड़ स्टाइल पर है ना। फिर है द टेम्पल वाज बोथ शिवा एंड वैष्णव कल्चर, ये ठीक है। तो सी इसमें आंसर है, नॉट करेक्ट इज सी। जाके अगर नहीं गए हैं तो जाके देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन एंशिएंट पोर्ट्री इज करेक्ट? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर refers to type of pottery found from archaeological sites in India dating back to 600 BC, ये बिल्कुल ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर रेफर्स टू टाइप ऑफ पोर्ट्री फाउंड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया कोइंसाइडिंग विद द संगम पीरियड, ये जो है पेंटेड ग्रे वेयर जो है आयरन एज से पर्टेन करता है, लेटर वैदिक पीरियड, कुरुपांचाल किंगडम, मतलब महाभारत के टाइम से पेंटेड ग्रे वेयर, तो ये जो है रॉन्ग हो गया। फिर ओकर कलर्ड पोर्ट्री, ओकर कलर मतलब ऑरेंज टाइप का जो रंग होता है, गेरुआ जो बोलते हैं उसको ओकर बोलते हैं। साइट्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया ओनली, नॉर्थ इंडिया में भी हैं, ये जो मिली हैं बदायूं में। फर्स्ट जो मिली थी ये OCP वाली, ये मिली थी बदायूं UP बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर ब्लैक एंड रेड वेयर इज नेवर फाउंड इन न्यूलिथिक साइट्स, ये भी रॉन्ग है। न्यूलिथिक साइट जैसे चिरांद है बिहार में, और पीकलीखल कर्नाटका में, वहां भी ये मिली हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसमें ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये सम्रांगण सूत्रधर, ए साइंटिफिक वर्क ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर है ये बिल्कुल ठीक है। ये एक्चुअली मिक्स कल्चर है, इसमें कि द्रविड़, नगर, बुद्धिज्म, जैनिज्म सबके जो है आर्किटेक्चर को मिक्स किया गया था। ये राजा भोज के टाइम की बात है ये, ठीक है। हर्मिका किसका स्टाइल स्ट्रक्चर है? स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट साइट्स जो है वो हर्मिका बोलते हैं ना, जो स्तूपा होता है ना, स्तूपा, तो जो ये यहाँ पर इसके नीचे एक बालकनी से बनाते हैं उसको हर्मिका बोलते हैं। दैट ओरिजिनेटेड अंडर दी चोला किंग्स, तो ये रॉन्ग हो गया, नॉट करेक्टली मैच, तो ये बी ही इसमें आंसर हो जाएगा। विमान, विमान होता है ना ऊपर गोपुरम के ऊपर, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, बिल्कुल ठीक है। फिर कूटगरशाला, ए हट विद ए पॉइंटेड रूफ वेयर ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स हॉल्टेड, बिल्कुल ठीक है, तो बी ही इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट 26, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस विद इन विच द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू कंपनसेशन एंड इंटीमेट डिसीजन ऑफ द एम्प्लॉयज? ये है 3 months, डी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये? इन सेक्शन 25A ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, और ये इंसर्ट किया गया था बाय द 2009 अमेंडमेंट एक्ट। Alright. Next 27, what is the minimum number of employees employed by the establishment functioning without the aid of power is registered under Cooperative Society Act that shall be required to come within the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952? मतलब इस प्रोविडेंट फंड एक्ट में आने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है? 100। बी इज द आंसर। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट में सेक्शन 16A में लिखा हुआ है। देखने में ऐसा लगेगा जैसे क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से, लेकिन ये है PF एक्ट से।
Next 28. Any question relating to disablement shall be determined by which one of the following authorities under the Employees State Insurance Act 1948? तो क्या इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर या सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपीलेट ट्राइब्यूनल? मेडिकल बोर्ड करेगा, सी इज द आंसर। अगर अपील जाएगी तो फिर वो मेडिकल अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगी। ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 54 में, और ये अपीलेट ट्राइब्यूनल है, ये 54A है। Next 29. What is the amount of compensation that is to be paid to an employee who is totally and permanently disabled as result from the injuries under the Employee Compensation Act? Hence, a monthly wage drawn were 22,500 and the limit factor is so and so. अब देखिए कितना मिलता है, जो 60% ऑफ मंथली वेज मिलता है, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि रेलेवेंट फैक्टर होता है। तो सीलिंग जो है, इसमें सीलिंग दी हुई है 15,000 रुपये की, इनकम से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 22,000 है, लेकिन 22,000 को नहीं लेंगे, हम 15,000 को लेंगे। तो 15,000 का 60% हो जाएगा 9,000, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 159.80 से। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 14,38,200 रुपये आ जाएगा। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 30. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू बी वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट so that the employer with the authorization of the majority of the employees of the establishment may apply to the central government to authorize the employer to create a separate provident fund for the employees under the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act? फिर से वही सेम क्वेश्चन है, 27 वाला ही है ना, 100 ही रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 16A में मेंशन किया गया है। Next 31. Following are the Central Federation and Trade Unions of Workers formed in India. तो ये कब कब ये हुई थी, फॉर्म तो बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 3 मई 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी, कांग्रेस पार्टी से रिलेट करती है ये। फिर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सबसे पुरानी है ये 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी न्यू दिल्ली में, है ना। और ये CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेट करती है। फिर है ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ये 1972 में जो है इस्टेब्लिश की गई बाय वुमेन वर्कर्स ऑफ गुजरात। फिर है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1949 में इस्टेब्लिश हुई। फिर है सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस 1970। भारतीय मजदूर संघ, ये इस्टेब्लिश हुई थी 27 जुलाई 1955। सबसे पुरानी कौन सी हुई फिर, AITUC 2, तो 2 वाले देखो, 2 ही ऑप्शन है। फिर आया कांग्रेस, फिर UC, फिर भारतीय मजदूर संघ, है ना। तो 2146 ये रहा, ए इसमें आंसर हो गया। ये भारतीय मजदूर संघ ये BJP से रिलेटेड है। नेक्स्ट 32. विच वन ऑफ द फॉलोइंग core convention adopted by the International Labour Organization has not been ratified by India? तो फोर्स लेबर कन्वेंशन ये कर रखी है, इक्वल एमिनेशन कन्वेंशन ये कर रखी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन ये नहीं कर रखी, रेटिफाइड है ना। 87 एंड 98 वो कौन सी है, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेन, ये वाली 2 नहीं कर रखी, तो C इसमें आंसर रहेगा। Next 33. Suppose there are 5 trade unions, namely ABCDE, functioning in an establishment currently employing 1,100 workers. The membership strength of each union is as follows. ठीक है, based on strength of membership, which of the following trade union can be registered under the Trade Union Act? कौन सी कर सकती है, तो जिसका भी 100 से ऊपर जो भी है, 100 या 100 से ऊपर वो कर सकते हैं, ABCD, E नहीं कर सकती, तो B इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 34. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज ऑप्शनल, कंपल्सरी है? ये ऑप्शनल ही होता है हमेशा, कंपल्सरी नहीं हो सकता। ए इज द आंसर। ट्रेड यूनियन के सेक्शन में लिखा हुआ है ना कि दे मे
registered as a trade union. Next 35, the right of workers to resort to strike is the fundamental right, statutory right, फिर common law right. ये right to strike जो है कोई fundamental right नहीं होता है ना. सी इसमें आंसर है, कॉमन लॉ राइट है ये. नेक्स्ट 36, पी क्यू आर एस आर दी कोड्स ऑन अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ. तो इसका देखिए डायग्राम बना लेंगे हम. ये सर्कल हो गया और यहाँ पे ये गया पी क्यू आर एस, दो कोड हो गई. सेंटर है ये ओ. सपोज ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ पी क्यू एंड आर एस. ये पॉइंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफ ए एंड ओ coincide then four part of the circle produce the chord shall always have equal areas. अगर मान लो कि ऐसे जा रही है तो इक्वल एरियाज होगा, ये ठीक है. इफ ए एंड ओ आर नॉट coincide then two of the four part of the circle produced by the chord shall have equal area. ये बिल्कुल ठीक है. अगर ये ऐसे गई तो दो इक्वल हो गए. अगर मान लो कि ये सर्कल जो है ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, मतलब एक टॉपिक की तरह. आप इसको इस साइड से देखिए, मतलब आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, ये हो गया यहाँ पर और ये पी क्यू गई और आर एस गई और ये इंटरसेक्शन यहाँ पर हो गया इसमें, है ना. ये इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे या फिर ऐसे, वो भी हो सकता है. तो ये भी ठीक है. तो बोथ 1 and 2 इसमें आंसर रहेगा. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 37, पी क्यू आर एस टी. पी क्यू आर एस टी आर 5 फ्रेंड्स. द मीन ऑफ द वेट ऑफ पी क्यू आर एस इज 50. अगर मीन है मान लीजिए पी क्यू आर एस का 50 तो एवरेज आएगी 4. तो टोटल वेट कितना हो सकता है इनका? 200. वेयर एज द मीन ऑफ वेट ऑफ क्यू आर एस टी इज ऑल्सो 50 kg. ये क्यू आर एस टी अगर है तो उसका भी 200 किलो हो गया एवरेज. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? द वेट ऑफ टी इज 50 kg. अब टी का वेट कैसे निकालोगे इतनी सी इन्फॉर्मेशन से? इन्फॉर्मेशन ये लेस है तो सफिशिएंट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया. द वेट ऑफ पी एंड टी आर इक्वल. अब क्यू आर एस को निकाल देंगे अगर यहाँ से और 200 200 है तो ये कह सकते हैं एक तरीके से कि भाई टी और पी जो है इक्वल वेट के हो सकते हैं. तो इसमें 2 ठीक हो जाएगा. 2 ओनली, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 38, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. ये नॉर्थ है, यहाँ पर बैठे हैं ये, ठीक है. पी एंड एस आर नेबर्स. ये पी है, ये एस नेबर्स हो गए. डब्ल्यू इज द नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड यू. मतलब क्यू यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है. और मान लीजिए हम यहाँ लगा रहे हैं और डब्ल्यू आ गया बीच में और यहाँ पर क्या आ गया? यू. यू इधर भी आ सकता है, ठीक है. अब टी इज द नेबर ऑफ आर एंड वी इफ देयर आर 4 people बिटवीन पी एंड वी. अगर P एंड V में अंक कर रहे हैं हम तो 1 2 3 4, तो V हमें यहाँ लगाना पड़ेगा और फिर T आएगा फिर R आएगा, है ना. क्योंकि T कौन है? नेबर है किसका? V और R का. तो और बोल दिया कि 4 लोग हैं किसके बीच में? P के बीच में. तो ये यहाँ पर ऐसे बन गया. तो हाउ मैनी पीपल आर देयर बिटवीन P एंड R? तो 4 ये थे, 2 ये हो गए, 6 हो गए. D इज द आंसर. 1 2 3 4 5 6. All right. Next is 39. The angles of elevation of the top of a tower from the top and bottom of a 10-meter tall building are 30 degree and 45 degree respectively. Approximately what is the height of the tower in meters from the top of the building? Given that root 3 is this. Okay. So इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. इमेजिन एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है. टावर को हम बोल देते हैं H और जो ये बिल्डिंग है ये 10 मीटर टॉल है. तो अब इसके बीच का जो ये डिस्टेंस हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है ना. तो ये इतना 10 मीटर है, ये 10 मीटर है तो सेम रहेगा ना.
अब हमें ये निकालना है जो एंगल है इसका फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टावर, ये जो एंगल बना ये है 30 डिग्री। ऑलराइट, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ग्राउंड लेवल, यहाँ से और यहाँ तक का ये बन गया 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें ये वाली हाइट निकालनी है। तो जो टोटल हाइट है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एच, और जो ये स्मॉल है इसको बोल देंगे स्मॉल एच, और डी ए जो है इसका ये दिस विल बी एक्स। अब जो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो यहाँ पर भी ये टेन थीटा बन जाएगा, और टेन थीटा 30 डिग्री है इज इक्वल टू 1/√3। फिर ये अगर 45 डिग्री है, टेन थीटा 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब टेन थीटा जो है 30 डिग्री, तो क्या आ रहा है इसमें, h/x है इज इक्वल टू 1√3। तो क्या आ गया, h√3 इज इक्वल टू x। टेन थीटा 45 डिग्री है तो उसका क्या होता है 1। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो DE/DA इज इक्वल टू 1, मतलब क्या हुआ, टोटल h/x अगर है तो 1 आएगा, और फिर इसी हिसाब से फिर x इज इक्वल टू h हो जाएगा, है ना, कैपिटल H। तो यहाँ पर अब स्मॉल h√3 इज इक्वल टू h। कैसे, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू h हो गया था ना, और h क्या है, टोटल हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, जो A और B का एंगल है कितना 10 मीटर, प्लस स्मॉल h, ऐसे ही होगा ना। और h इज इक्वल टू यहाँ देखिए क्या है, ये h√3 इज इक्वल टू 10 प्लस स्मॉल h। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 इज इक्वल टू h√3 माइनस h, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो h ब्रैकेट में √3 माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर अभी इधर 10 है, और 10 अगर इसको h को इधर ले आए तो 10/√3 माइनस 1 हो जाएगा। 10 है, √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73 माइनस 1, 10 डिवाइडेड बाय 0.73, ये आ जाएगा आपका 13.69 मीटर्स अप्रोक्स। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो जो ये हाइट थी स्मॉल h वाली, ये आ गई 13.69, यही पूछी हुई थी, यही आंसर आ गया। और देखिए ऑप्शंस में, और देखिए ऑप्शंस में ये 13.69 के आसपास कौन सा है, 13.65, सी इसमें आंसर रहेगा। तो थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सी इसमें आंसर है। Next is 40. A multiple choice question paper has 50 questions. Each question has got 4 options, namely A, B, C, D. Each correct answer carries 4 marks and wrong answer -1. The candidate decide to tick in pattern A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. बस इसने यही पैटर्न अपना लिया, एंड सो ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टिल द एंड। इफ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन, अब तुक्का लग गया, सारे सी ठीक हो गए इसके। देन व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। सी कितनी बारी आया, 50 क्वेश्चन है ना, तो 4 ऑप्शन है, तो 12 चौक 48, तो 12 बार आप कर सकते हैं सी को, कि फिर ए और बी लग जाएगा तो 50 हो गए, है ना। और उसमें से जो है 3 गलत हो गए, तो इंटू 4 कर देंगे पहले इसको, 12 चौक कितना हो गया 48, 48। देन अब माइनस है कितने, रोम कितने हो गए, फिर माइनस हो गए 38। कैसे, 12 36 तो वो, और 2 ये, 38 कितने बच गए, फिर 10, आंसर आ गया 10, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 41. द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर इज। अब कोई भी, जब आपके परमानेंट फिक्स एसेट के लिए कुछ भी आता है, आप उसको रिपेयर कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कुछ उसको मिल रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट होगी वो, तो ए इज द आंसर।
Next 42. According to the accounting standard 1, which one of the following are the fundamental accounting assumptions? Going concern, consistency, accrual. यही रहेगा. A is the answer. Next is 43. Which of the following error is not detected by the trial balance? देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि आप बैलेंस चेक करते हैं कि भाई कहाँ पर कोई किसी को गलत पेमेंट तो नहीं हो गई है. तो फिर इसमें ए क्रेडिट परचेज ऑफ 1000 फ्रॉम मिस्टर सिंह इज क्रेडिट रॉन्गली टू आकाश, तो ये रॉन्ग पेमेंट है, ट्रायल बैलेंस में ही आ जाएगा. क्रेडिट परचेज ऑफ 20,000 फ्रॉम मिस्टर संधू इज रिकॉर्डेड इन द डे बुक ऑफ 2000, ये भी रॉन्ग हो गया. कन्वर्जन ऑफ अ टेम्परेरी शेड इनटू परमानेंट बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड एज अ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, तो इसको आप कैसे पकड़ोगे, ये वाला नहीं आएगा. एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम द बुक ऑफ सब्सिडरी रिकॉर्ड टू लेजर, ये वाला हो सकता है. तो सी इसमें आंसर रहेगा. सी पकड़ में नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस से. नेक्स्ट इज 44. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैपिटल रिजर्व आर नॉर्मली क्रेडिटेड आउट ऑफ फ्री एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. नो, दे आर आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. नो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जाम्पल. रेवेन्यू रिजर्व है ये, जनरल रिजर्व नहीं है. फिर है जनरल रिजर्व कैन बी यूज ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस. नो, बहुत चीज़ों के लिए हो सकता है वो. प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये बिल्कुल ठीक है. ये आप जो है कंटिजेंसीज के लिए रखते हैं, सच एज कोई लॉस या लायबिलिटी सेट असाइड करने के लिए, है ना. तो डी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 45. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन? ओवरकास्टिंग ऑफ सेल बुक, ये कमीशन का एरर है. क्रेडिट सेल टू रमेश ₹5,000 क्रेडिट टू हिज अकाउंट, ये भी कमीशन का एरर है. रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये नोट करेक्ट हो गया. फिर कैश सेल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये कमीशन नहीं हुआ, ये एरर ऑफ ओमिशन हो गया. तो मैं कहूँगा कि सी और डी दोनों ठीक हैं इसमें. एरर ऑफ कमीशन दो ही हैं इसमें, ए एंड बी. ठीक है, दोनों ठीक हो सकते हैं. कई जो है क्वेश्चन इसमें गड़बड़ कर रखे हैं इस एग्जाम पेपर में. नेक्स्ट इज 46. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कनेक्ट्स ए स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड इट्स एलिमेंट्स? डॉट ऑपरेटर, ये बिल्कुल ठीक है. अब इसे मान लो कुछ भी आप लिख रहे हैं ना, नेम डॉट, फिर आगे जो भी वेबसाइट कुछ भी है उसको आप जो है ऐड करने के लिए डॉट लगाते हैं ना. प्लस ऑपरेटर, प्लस किसके लिए होता है? एडिशन के लिए. माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए. मल्टीप्लाई ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो ए इसमें आंसर रहेगा. जो कनेक्ट जो करेगा स्ट्रक्चर वेरिएबल को, वो डॉट ऑपरेटर करेगा. नेक्स्ट इज 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप डाउन लैंग्वेज? टॉप डाउन क्या होता है? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, ठीक है ना. जो सी है, फोर्ट्रैन है, पास्कल है. जावा नहीं होती, तो सी इसमें आंसर रहेगा. जावा क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं. और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पाइथन, सी प्लस प्लस, सी हैश. ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं. सी, फोर्ट्रैन, पास्कल, ये टॉप डाउन लैंग्वेजेस हैं. सी इसमें आंसर है. नेक्स्ट इज 48. Which one of the following attributes is required for internal linking in HTML? Name, name से चलेगा ना. Name followed by the hash key. A is the answer. Next 49. Which one of the following types of operating system is designed to respond to an event within a predetermined time? ये रियल टाइम होता है. B is the answer. Real time operating system. For example, लिंक्स भी बोलते हैं, है ना. B इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 50. What is the decimal equivalent of the hexadecimal number? अब देखिए इसका ना पूरा प्रोसीजर है सीखने का हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का. कैसे होता है? 1 से और 9 नंबर तक तो नंबर ही आ गई है, ठीक है. और जब ए स्टार्ट होगा, ए इज 10, फिर बी 11, ऐसे कर करके जो है जेड तक चलता है फिर ये. और बीच में काफ़ी सारे और भी चीज़ें आती हैं. ये पूरी टेबल होती है, हेक्सा टेबल बोलते हैं इसको, है ना. वो आप देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको गूगल पे. इसमें हम चलेंगे बैकवर्ड से.
डी क्या है 13 नंबर की, ए क्या है, ए 10 है तो डी 13 हो गया ना, 13 इंटू 1 करेंगे, फिर जो 6 है 6 इंटू 16 करेंगे, फिर ए क्या है 10 इंटू 16 का स्क्वायर, और फिर 5 इंटू 16 का क्यूब, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे, जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना इसकी पावर बढ़ती जाएंगी। मान लो यहाँ पर कुछ 6 आता, 7 आता, 8 आता, तो यहाँ पर 16 का पावर 4 हो जाती, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा फिर आपका, ये आ गया आपका 20,480, और ये हो गया आपका 2560, 16 छिकम 96, 13 एकम 13, है ना। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 23,149। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 51, टू लेंसेज ऑफ पावर +2D डायोप्टर -2.5D डायोप्टर, D डिनोट्स डायोप्टर, ओके, ये लेंस की पावर को नापते हैं डायोप्टर में, ठीक है। तो जब भी देखिए कोई माइनस में आएगा ना, इसको हम अगर हम ऐड करें, 2 प्लस है और 2.5 माइनस है, तो -0.5 आ गया, नेगेटिव पावर हो गई, है ना। और कॉम्बिनेशन जो बिहेव लाइक एन एक्ट एज कॉनकेव लेंस, माइनस हमेशा कॉनकेव रहेगा, बी इज दी आंसर। अगर मान लो यहाँ 3 होता, प्लस की 3 और 2.5, तो यहाँ पर हो गया +0.5 की पावर आ गई, तो वो होता कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। 4 होता है, या फिर यहाँ पर -1, कुछ भी प्लस में पॉजिटिव में होगा तो कॉन्वेक्स होगा, नेगेटिव होगा तो कॉनकेव होगा, बी इसमें आंसर रहेगा। Next is 52. For an inelastic collision between two objects, which one among the following statement is correct? अगर inelastic collision है टू ऑब्जेक्ट्स का, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है टोटल लीनियर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 में क्या है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड बट नॉट द मोमेंटम, तो बी इसमें आंसर रहेगा, बोथ नीदर नो, बी इज द आंसर। अगर ये इलास्टिक होता तो फिर ए वाला ठीक होता, इन इलास्टिक में जो है काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, तो वो कंजर्व नहीं रह पाती। ऑलराइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट इज 53. A train starting from rest with a uniform acceleration attains a speed of 108 km in 5 minutes. The distance covered by the train in attaining the speed is, देखिए इसमें वो इक्वेशन से कैसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी डिनोटेड बाय u कितनी है 0, फाइनल स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम इज 5 मिनट्स। तो निकालेंगे सबसे पहले वेलोसिटी डिनोटेड बाय v, कितना बन जाएगा, ये 108 फाइनल स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मीटर्स पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये कट गया तो ये हो गया 36 3 108। अब जो टाइम है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, तो 5 मिनट्स थे इंटू 60 कर देंगे, आ जाएगा 300। अब लगाएंगे हम इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज़ फॉर डिस्प्लेसमेंट। काइनेमेटिक इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाफ ऑफ यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 प्लस 30 इंटू 300, तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से कट गया 15 इंटू 300 इज इक्वल टू 4500, सो बी इज द आंसर। Next is 54. A object is placed in front of a concave mirror at infinity. Which one of the following is correct for its image? तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वुड बी फॉर्म एट द फोकल पॉइंट, वर्चुअल आएगी, रियल इरेक्ट इमेज आएगी, वर्चुअल इरेक्ट आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगी, ए इज द आंसर।
Next 55, the main cause of ocean acidification is carbon dioxide. A is the answer. This is simple question. Next 56, which of the following statement regarding the ordinance making power of the governor is are not correct. Not correct पूछा हुआ यहाँ पे. It is discretionary power and does not entail the advice of the minister. No, it is on the advice of minister. तो ये गलत हो गया. But ordinance making power of governor is confined to subjects in all three lists. No, only on state and concurrent list. ये भी गलत हो गया. With regard to repugnancy with the union law relating to the concurrent subjects, the governor's ordinance will prevail notwithstanding repugnancy if the ordinance had been made in pursuance of instruction of the President of India. ये बिल्कुल ठीक है. और ये सब मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 213. ओके, एंड ये 3 वाले स्टेटमेंट है क्लॉज 3 प्रोवाइजो. ऑलराइट, तो 1 एंड 2 इसमें रॉन्ग हो गए, तो 1 एंड 2 इसमें आंसर है. A is the answer. Next is 57. Which of the following statement about curative petition is are correct? It can be entertained by the Supreme Court only. Yes, बिल्कुल ठीक है ये. It can be entertained by the Supreme Court of India and High Court. No, wrong है. Certification by a senior advocate is necessary to file a curative petition. ये बिल्कुल ठीक है. ये लिखा कहाँ हुआ है curative petition के बारे में? ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, और इसके लिए आप देखिए ऑर्डर 48 एंड ये रूल 2 है. ऑलराइट, तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा? 1 and 3. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 58. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इज ए नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज and programs that have a bearing on the domestic and international aspect of economic management. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है the principal responsibility of the Department of Economic Affairs is the preparation and presentation of the union budget including railway budget before the parliament and budgets of the UTs and states under president rule. ये बिल्कुल ठीक है. दोनों ही ठीक हो गए इसमें. Both 1 and 2. C is the answer. Next is 59. Which of the following statements regarding the district planning committee and metropolitan planning committee are correct? In case of district planning committee, at least 4/5 of the members shall be elected by the elected members of the district level panchayats and of the municipalities in this district amongst themselves. यहाँ तक ये ठीक है. Their proportion would be in accordance with the ratio of the urban to rural population ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. देखिए ये है ZD कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4/5 टोटल मेंबर ऑफ कमिटी शैल बी इलेक्टेड अमंग्स द पंचायत एंड ओ म्यूनसिपैलिटीज इन प्रोपोर्शन टू द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया एंड ऑफ द अर्बन एरिया. तो रूरल एरियाज एंड ऑफ द अर्बन एरियाज. अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अर्बन टू रूरल, मतलब अर्बन ऊपर आएगा, नीचे रूरल आएगा. तो इसकी वजह से ये हो गया रॉन्ग. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मेंशन इन आर्टिकल 243 ZD. नेक्स्ट इज 2. इन द केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन कमिटी एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत्स इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स. The proportion of the seats to be shared by them would be based on the ratio of population of the municipalities and of the panchayats in the area. देखिए ये है 243 ZE कमिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग. और क्या लिखा हुआ देखिए? प्रोपोर्शन टू रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड ऑफ पंचायत्स इन दैट एरिया. है ना? तो मतलब ये ठीक हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसमें क्या होगा? 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट. सो 2 ओनली. B इज द आंसर. Next is 60. Which of the following are the major objectives of setting up the Biotechnology Industry Research Assistance Council? BIRAC. BIRAC जो है सेटअप कब किया गया था? It is established under the Ministry of Science and Tech and Department of Biotechnology. ठीक है ना?
और जो इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आप देख सकते हैं बिराक की वेबसाइट पर, जो कि है birak.nic.in। तो वहाँ पर ये सब लिखे हुए हैं, टू फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोट अफोर्डेबल इनोवेशन इन की सोशल सेक्टर्स, एम्पावर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये तीनों लिखे हुए हैं। ये फोर्थ वाला टू एनकरेज यंग इन्वेस्टर्स फॉर एंटरप्रीन्योरियल एंड मैनेजरियल डेवलपमेंट इन एसएमईज, ये वाला नहीं है। तो 1 2 3 इसमें आंसर रहेगा, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 61, which one of the following recommended that the public health expenditure of the union and state government together should be increased in progressive manner to reach 2.5% of GDP by the year 2025? ये नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड हेल्थ का सर्वे था, उन्होंने ये कहा था अपने कमीशन की रिपोर्ट में, 2005 का कमीशन था ये, तो ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 62, Kautilya in his Arthashastra describes the ability of variety of pearls from the मदुरा रीजन। कहाँ पर है ये? मदुरई के पास जो रीजन है उसको मदुरा बोलते हैं। और ये श्रवण बेलगोला हिल्स, ये श्रवण बेलगोल है। बेल का मतलब होता है क्षेत्र, गोल मतलब सरोवर। तो जो वैरायटी ऑफ पर्ल्स थे वो होते हैं ताम्रपाणी रिवर इन पांड्यन किंगडम। ताम्रपाणी रिवर एक्चुअली जो है नीचे जो है ना, ये यहाँ पर त्रिनवेल वैली है, वहाँ से जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो मतलब ये एरिया जो है ना, ये पूरा ये सी वाला एरिया है। और इस एरिया में जो है ना बहुत सारे, जैसे एक बोलते हैं ना पर्ल्स, ऑयस्टर्स, जो ये शंख होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो है अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अभी भी मिल जाते हैं इस रिवर में। तो इसमें सी आंसर रहेगा, कावेरी रिवर पलक्कड़ रीजन ये नहीं है। और ये जो श्रवण बेलगोल है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। ये एक जैन साइट है, जैन बाहुबली जानते ही होंगे आप, जो बहुत बड़ा स्टैचू है महावीर जैन का, बाहुबली जो बोलते हैं, भगवान गौतमेश्वर, लिख लीजिए आप, गौतमेश्वर। उनका एक वहाँ पर फेस्टिवल भी होता है, महामस्तक अभिषेक, हर 12 साल में होता है वो, ठीक है ना, श्रवण बेलगोल में। इस क्वेश्चन में बी आंसर है। नेक्स्ट 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनेस्टी एंड किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? संगम डायनेस्टी, हरिहर 2। देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन देखा ना, मैंने जिसको पूरा एनालाइज किया, तो इसमें सेकंड जो है उनका पूछा हुआ है सबका। हरिहर 1 ने जो है और बुक्का राया, उन्होंने जो संगम डायनेस्टी की नींव रखी थी। हरिहर 2 हरिहर 1 के बाद आए थे। सलुवा डायनेस्टी के जो है वो नरसिम्हा देव राय ने नींव रखी थी इन 1465 और वो रहे थे 1491 तक। ये हरिहर 1 थे इन 1336, ठीक है। सेकंड जो देवराय के जो बेटे थे वो थे तिम्मा। फिर अराविड डायनेस्टी, ये इसके वंश जो इसके वो थे प्रोपाउंडर राम राया, ठीक है। फिर तलुवा डायनेस्टी, ये नरस नायक ने इसकी नींव रखी थी और सेकंड थे वीर नरसिम्हा, ये गुंडा नहीं थे। तो मतलब डी इसमें आंसर हो गया। अब बताओ सेकंड पूछ रहे हैं, फर्स्ट पूछे तो समझ में आता है जी इनकी डायनेस्टी की नींव किसने रखी, वो समझ में आ जाएगा। अब पूछा है सेकंड, बहुत डिफिकल्ट बना रखा है। अभी संगम डायनेस्टी और संगम एज ये डिफरेंट हैं। संगम एज तो 3 BC से और 3 AC तक रही थी, है ना, और ये 1336 की बात है संगम डायनेस्टी की, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट 64, वेंगी द कैपिटल सिटी ऑफ ईस्टर्न चालुक्या इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? वेंगी को आज के टाइम में क्या बोलते हैं? पेडावेगी। ए इज द आंसर। ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। ये इरुमार ये तमिलनाडु में है। साहिल सुंदम ये आंध्र प्रदेश में है। भट्टी प्रोलू
ये एक बुद्ध स्तूप है आंध्र प्रदेश में, बहुत फेमस है। यहाँ पर बुद्ध के रेलिक्स रखे गए हैं, उनकी हड्डियाँ है ना, जो उनको संभाल के रखा गया है। यहाँ पर इसको विक्रमार्क का टिब्बा भी बोलते हैं, कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो। भट्टीप्रोलु ये बड़ा ही फेमस है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ए आंसर है। नेक्स्ट 65, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्टेड किंग ऑफ पाल डायनेस्टी इन कमरूपा। पाल डायनेस्टी में जो है कई उसमें थी, कमरूपा में जो थे वो थे ब्रह्मपाल। सी इसमें आंसर है। जो गोपाल थे पाल डायनेस्टी के, वो जो बोलते ना गोपाल, जो पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे, वो बंगाल साइड वाले पाल डायनेस्टी थी, ठीक है ना। ये जो पाल डायनेस्टी ऑफ कमरूपा है, इसके ब्रह्मपाल जो थे वो थे फाउंडर। नेक्स्ट 66, फ्रीडम फाइटर अगाडू समंतरा जो कि थे उड़ीसा से, सर्व्ड द ब्रिटिश आर्मी। लेटर ऑन ही लेफ्ट ब्रिटिश सर्विस एंड टू ज्वाइन द इंडियन नेशनल आर्मी INA in 1942. Where was he deputed by the INA as नायक in the फर्स्ट बहादुर ग्रुप। वो बर्मा फ्रंट पर थे। बी इज द आंसर। एक फ्रीडम फाइटर्स और मार्टियर्स डायरी के नाम से एक बुक है, तो उसमें बहुत सारे जो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे किसी भी रूप में, सबका उनमें दिया हुआ है, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। बी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 67, अभी ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशंस हैं और पॉलिटिकल पार्टी किससे एफिलेटेड हैं, ये मैंने बता चुका हूँ, पहले जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर भी। ये CPM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, तो ए का हो गया 4, ए का 4 देखिए 2 में है। फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओब्वियसली कांग्रेस से एफिलेट है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो सबसे पुरानी कौन सी है इसमें, 1920, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या बन गया, 4, 1, 2, 3, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 68, द प्रोविजन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी फाइंड्स प्लेस अंडर विच वन अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट में है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन एक्ट। सी इसमें आंसर है। सेक्शन 3 में मेंशन है इसमें ये। नेक्स्ट इज 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड अंडर द थर्ड शेड्यूल ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। लिस्ट ऑफ हजार्डस ऑक्यूपेशन, देखिए लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस, ये शेड्यूल 1 है। फिर नोटिफाइड डिजीबल, ये शेड्यूल 3 है। थर्ड ही पूछा हुआ है, सी इसमें आंसर हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड इज परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ओके, तो वो आप जो है शेड्यूल्स फैक्ट्रीज एक्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 70, अंडर द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट द स्पेशल ऑफिसर कैन एंटर ए माइन फॉर द पर्पस ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग एंड मेजरिंग एंड आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस टू द मैनेजर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज इन एडवांस। At least 3 days in advance. A is the answer. It is mentioned in section 8 of Mines Act. Next 71, under the provision of Payment of Wages Act, every employer of an establishment has to maintain the register and record regarding the wages paid and deduction made, if any, from the wages, and preserve the same from the date of last entry for a period of 3 years. डी इज दी आंसर। ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में सेक्शन 13A में मेंशन है। नेक्स्ट 72, देर आर 7 हेमिस्फेरिकल कंटेनर्स ऑफ रेडियस R मीटर ईच एंड ईच ऑफ देम इज फुल्ली फिल्ड विद वाटर। अब देखिए 7 जो है हेमिस्फेरिकल कंटेनर्स, आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे, ठीक है, 7 है, फुल्ली फिल्ड है। इसका रेडियस कितना है, R, ठीक है। द वाटर इन दिस ट्रांसफर टू अ हेमिस्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ R, मतलब एक और कंटेनर आ गया हेमिस्फेरिकल और जिसका रेडियस है ये 1.5 इंटू R, सच दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल कंटेनर्स गेट एम्प्टीड आउट। अब मान लो ये 7 थे, तो 7 में से इसमें कुछ आ गए, कुछ रह गए। हाउ मैनी स्मॉलर कंटेनर्स रिमेन फुली फिल्ड व्हेन द लार्जर कंटेनर गेट्स फुली फिल्ड।
कितने बच गए ये पूछ रहे हैं, मतलब कितने इसमें खाली हो गए और कितने भरे रह गए साथ में से। तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, वॉल्यूम इज 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 इंटू कर देंगे इसको पाई इंटू, यहाँ आर की जगह आ जाएगा 1.5 आर क्यूब, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 2/3 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 3.375 आर क्यूब, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। सी इज द आंसर, मतलब 4 खाली हो गए इसके अंदर और 3 रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, what is the length of the radius of the circle that passes through the points 0 0 0 3 and 2 0। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है 0 0, फिर 0 3 एंड फिर 2 0। ओके, अब 0 3 जो है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली 1.5, और 0 2 0 2 0 है तो इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा 1। अब सर्कुम सेंटर एट द इंटरसेक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज, इसको सोल्व कर देंगे कैसे, वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 1.5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर देंगे बस, तो 1 का 1 स्क्वायर 1 रह गए हैं यहाँ पर, प्लस में यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर 2.25 इज इक्वल टू 3.25, और ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब 3.25 को आप जो है और कैसे लिख सकते हैं 13/2, ये आ गया आंसर। एक तरीका तो ये हो गया शॉर्टकट वाला, है ना। और इसका एक दूसरा तरीका देखिए, जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर कितना है 0, वाई स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2g कितना है 0, प्लस में 2f कितना है 0 प्लस c, ये हो गया 0। सब कुछ इसमें 0 ही रह जाएगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट का हो गया, ठीक है, जो 0 0 वाले हैं। अब 0 3 का देख लीजिए ऐसे ही, यहाँ पर 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2g0 प्लस 2f3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया 0 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 6f इज इक्वल टू 0। तो अब ये 6f इज इक्वल टू -9 हो जाएगा, और f कितना आ जाएगा -9/6 इज इक्वल टू 3/2 माइनस में, ठीक है। अब जो है 2 0 का निकाल लीजिए, तो 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g2 प्लस 2f0 प्लस c प्लस इज इक्वल टू 0। तो 2 स्क्वायर का 4 प्लस 0 प्लस 4g प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया यहाँ पर, ये 4g इज इक्वल टू -4, g इज इक्वल टू -1। जो सेंटर आ जाएगा इसमें, सेंटर ऑफ दी सर्कल क्या आ जाएगा -g -f, है ना। तो इसमें -1 -3/2 इज इक्वल टू 1 एंड 3 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 0 स्क्वायर
प्लस 3/2 माइनस 0 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा इसमें 1 प्लस 9/4 कितना आ गया 13/4 स्क्वायर रूट में। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो 13 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट, तो 13 स्क्वायर रूट अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, वो थोड़ा छोटा प्रोसीजर था। इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। इसमें हमने एक एक वर्टिकल को देख लिया है पूरा अच्छी तरीके से, 0 0 को भी, 0 3 को भी एंड 2 0 को भी हमने पूरा कैलकुलेट करके किया है इसमें, हमने पूरा कैलकुलेट करके किया है इसमें। ऑलराइट, तो इसमें डी आंसर रहेगा 13 2। ऑलराइट, अब है 74। Suppose that x and y are distant variables that we take values from 1 2 3 4 5 6. What is the probability that the value of the expression xy plus x plus y is even? अब देखिए इसमें even वाले कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5 तो हो गए ओड, even हो गए 2 4 एंड 6, कितने हैं ये 3 3 3 जा 9। तो इसमें x टाइम्स y जो है वो इवन हो गया और x प्लस y जो है वो ओड हो गया। तो डिस्टेंट पेयर कितने बन गए फिर, 3 वो हो गए, 3 ये हो गए एंड ये 9 हो गया, टोटल हो गए 15। तो 3/15 आ जाएगा ये, और 3/15 इज इक्वल टू 1/5। तो डी इसमें आंसर हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका और है, कैसे, ये कितने हैं 6, अब 6 की प्रोबेबिलिटी जो है कितनी होगी 30, 6 × 5 इज इक्वल टू 30। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 1/5। तो अब आप ये डिसाइड कर लो कि ये वाला तरीका ठीक है कि ये वाला तरीका ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन के लिए ये वाला ठीक है। 6/30, 1/5, 1/5 इज द आंसर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 75। सपोज दैट a and b is more than 0 if the equation x square plus ax plus b is equal to 0, then real roots namely alpha and beta, then which one of the following is correct? तो a and b है इसमें, ये namely a and b, तो obviously वो 0 से बड़े ही होंगे। अब ये nature of roots of quadratic इक्वेशन से क्वेश्चन है। तो अगर a प्लस b करते हैं a नेगेटिव आ जाएगा, कैसे, बाय विएतास फॉर्मूला। भाई विएता फॉर्मूला क्या है, इसके लिए आपको पूरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर ये अल्फा प्लस बीटा होता है इट इज इक्वल टू -a, ऐसे ही अगर अल्फा इंटू बीटा है तो b हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर a जो लिखे ऊपर लिखा हो ना, a अगर ज़्यादा है 0 से और -a हो गया तो ऑब्वियसली वो 0 से कम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही b है वो ज़्यादा है 0 से, अगर वो अल्फ़ा बीटा हो गया तो वो b ज़्यादा रहेगा 0 से। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो अगर मैं इसमें एक नेगेटिव आ गई तो ऑब्वियसली दूसरी पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देगी, और उससे क्या होगा, जो ये a है वो भी लेस देन 0 हो जाएगा और b भी लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो c इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 76। द एजेस ऑफ मिस्टर कुमार एंड हिज सन आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। 15 years back this ratio was 2:1. What was the age in years of Mr. Kumar when his son was born? सन पैदा हुआ, उसकी एज क्या थी। लेट द एज x, तो 5x एंड 3x। अब इसमेमें करेंगे 5x माइनस 15 ईयर्स बैक है ना, और 3x माइनस 15, रेशियो कितनी है 2:1 इज इक्वल टू 2/1। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 5x माइनस 15 रहेगा इज इक्वल टू 6x माइनस 30 हो जाएगा।
तो ये x इज कितना आ जाएगा 15। अब 5x है तो इंटू 5 कर देंगे, तो एज हो गई मिस्टर कुमार की आज के दिन में 75। सन की कितनी हो जाएगी 45 में से माइनस कर देंगे इस एज को, तो कितना आ जाएगा 30 ईयर्स। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 77। इन अ बिजनेस फर्म एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू रादर देन रियलाइजेबल वैल्यू। दिस अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कौन सा मेथड है ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन मेथड है कि ये भी गोइंग कंसर्न है, रियलाइज नहीं किया है, तो सी इसमें आंसर रहेगा। मैचिंग कंसेप्ट क्या रहता है? मैचिंग कंसेप्ट जो है वो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को मैच करता है, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट लेमन लैंग्वेज में समझे तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑलराइट। कंसिस्टेंसी ये एक प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार उसी को अप्लाई करते रहते हैं, उसी फॉर्मूले से जो है आप अपने बिजनेस का ये अकाउंटिंग करते हैं, तो वो होता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 78। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म ऑन 31/12/2022, ट्रेड रिसीवेबल्स, डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स। The additional bad debts during the year are 2 lakh. The firm has policy to maintain a provision of doubtful debt equal to 10% of the trade receivables balance. The total amount to be charged to the profit and loss account for the bad debts written off and provision credit will be कितना रहेगा? ट्रेड रिसीवेबल का 10% तो रखना ही रखना है, तो 2 लाख इसमें से गया, 25 लाख में से 2 लाख गया, कितना बच गया 23 लाख। अब 23 लाख का 10% क्या रह गया 2 लाख क्यों गया? तो कि यहाँ पर ये ऑलरेडी बैड डेट एडिशनल डेट था, तो 10% इसका 10% आ गया 2,30,000 माइनस 140 कितना बच गया 90,000। वो टोटल बैड डेट्स कितने हैं 2,40,000, 90,000 प्लस 2,40,000 कितने रह गए 3,30,000। डी इज द आंसर। Next 79, which of the following is not a major consideration in the selection application of accounting policies? ये consistency है, B is the answer। prudence, substance, manner, materiality रहते हैं, ये major consideration नहीं है consistency। Next is 80। अब ये dates and inventories हैं। Which one of the following is the value of inventory on Jan 31st under the perpetual inventory system using LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड? तो देखिए सेल कितनी हुई 300, तो पहले जो आया उसमें से माइनस करेंगे पहले, तो ऑब्वियसली तो 100 इसमें से गए, मतलब 700 की सेल हो गई, फिर 100 इसमें से हो गई, फिर से 700 की हो गई, और 100 इसमें से चला गया, फिर वो हो गया 800, ठीक है। तो यहाँ कितने रह गए 1000 रह गए, ये हो गया 0 और 300, तो मतलब 1000 और 300 रह गए ना, 8000 ये हो गया और 9 2700 ये हो गए, तो कितना आ गया 10,700। अब 10,700 यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गए। अगर नियर बाय देखेंगे तो सी इसमें आंसर है, बट मैं कहूँगा कि ऑप्शंस ठीक नहीं बनाए। नेक्स्ट इज 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? 5,000 स्पेंड ऑन टू रिमूव अ worn आउट पार्ट, दिस पार्ट नीड्स टू बी रिप्लेस विद अ न्यू इंजन। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी आप फिक्स्ड एसेट है उसको मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके काम आएगी, उस जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर एक्सपेंस ऑन फॉरेन टूर फॉर परचेजिंग ए न्यू मशीन, मशीन के लिए कर रहे हो ना, तो ये भी कैपिटल में ही आएगा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ द मशीन परचेज्ड, ये वाला नहीं आएगा। फिर है अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयरिंग ए सेकेंड हैंड मशीन बिफोर पुट टू यूज, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कौन सा नहीं है? सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 82। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट IP एड्रेस? देखिए IPv4 जो है स्टैंडर्ड, उसमें जो है 250 से ऊपर नहीं जाएगा कोई भी, 250 से ऊपर गया तो मतलब वो IP एड्रेस गलत है। तो इसमें देखिए
कोई भी 250 से ऊपर देख लीजिए, ये देखिए 710 यहाँ पर है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो यही रॉन्ग है। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 83, इन a mesh topology if we have 6 computers how many links must be there? मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मान लो ये कंप्यूटर है, 1 2 3 4 5 6, अब एक दूसरे से जोड़ दिए, ये कितने बन गए देख लो इसमें आप, ये आ गया, ये आ गया, है ना, 1 2 3 6 तो यही हो गए, फिर 7 8, टोटल इसमें 15 हो जाएंगे ये। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 84, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 473 इज। ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे करते हैं? देखिए इसमें एक सीक्वेंस है, देखिए ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, 0 to 7, और इनका बेस क्या होता है 8, मतलब 8 डिजिट्स हैं बट 0 to 7 है। उसको बाइनरी में कैसे करते हैं? देखिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 0 का 0 रहता है, इसमें हम लेते हैं 3 डिजिट्स, बट आप इसको 4 में लिख सकते हैं, 4 हमेशा 0 रहेगा इधर, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है 4 2 1, मतलब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, इतना ही ये यूज़ करना है। अब मान लीजिए आपने 1 का निकालना है, 1 में जो है यूज़ क्या हुआ, 1 जो यूज़ हुआ है वहाँ 1 लग जाएगा, जो यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है वो वहाँ पर 00 लग जाएगा, तो 001 हो गया। फिर 2 का है तो 010, ऐसे 3 का है तो 2 + 1 = 3, तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा फिर, ठीक है ना, 010 और 011। अब 4 है तो 4 के यहाँ पर यूज़ हुआ, इनका यूज़ ही नहीं हुआ, तो 100 हो गया। फिर 5 का जो है 4 + 1 = 5, तो ये यूज़ हुआ तो ये 5 का हो गया। 6 का 4 + 2 6 110, और 7 का 4 + 2 + 1 7, तो 111। जो भी यूज़ हुआ है उसके नीचे 1 लगा देना है, और जो यूज़ नहीं है वहाँ पर 0 लगाना है, तो ये हो गया आपका ऑक्टल टू बाइनरी। अब इसको आप लिख दीजिए, अब 473 है मान लीजिए, तो 4 के क्या हो गया 100, 100, फिर 111, और 3 का क्या है 011, ये आंसर आ गया आपका। देखिए 1004 111 और 011, ए ही इसमें आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और इसका एक फॉर्मूला और है, क्या, 1 10 11 100। अब इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलेंगे, 1 2 3 4 हो गए, है ना, फिर 101 110 111 5 6 7। अगर आप इतना याद करेंगे 1 10 1100, ऐसे याद कर लीजिए 1 10 11, फिर देखिए यहाँ पर से 1 1 लगा दीजिए, ये एक शॉर्टकट है, याद करने के ऊपर है, याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज 85, विच अमंग द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू चेक द एरर स्टेटस ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो क्या कमांड डालते हैं, Window+R करके और लिख दीजिए CHKDSK, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 86, which one of the following register contains the address of the next location in the memory to be accessed। ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मार, MAR, बी इज द आंसर। IR क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, जो बूटिंग करते हैं ना, स्पेशल टाइप की जो बूटिंग होती है बूट सेक्टर में, जब आप ऑन करते हैं ना, फिर वहाँ पर वो F की दबाते हैं तो वो बूटिंग सिस्टम खुल जाता है, तो MBR होता है वो। DR क्या होता है, डेटा रजिस्टर। नेक्स्ट इज 87, द एफ्लुएंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ लोअरिंग द pH वैल्यू ऑफ रिवर वाटर। सबसे ज़्यादा अल्कोहल से होता है, प्लास्टिक से, या फिर सोप से, या फिर लेड बैटरी से। लेड बैटरी से सबसे ज़्यादा pH वैल्यू खराब होती है, डी इसका आंसर है। सबसे ज़्यादा एसिडिक वही होता है ना। नेक्स्ट 88, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोप। सोडियम सिट्रेट ये है, पामेट यस, बेंजोनेट नहीं है। बेंजोनेट क्या है, ये एक फूड प्रिजर्वेटिव है। कोई भी किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो है फूड प्रिजर्वेटिव जो यूज करते हैं वो सोडियम बेंजोनेट होता है। सी इज द आंसर, सोडियम ऑलेट इज अ सोप। ओके, नेक्स्ट 89, द ह्यूमन आईबॉल इज
कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। लेयर्स तो काफ़ी सारी होती हैं, ये कह रहे हैं 3 हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द एक्सटीरियर टू इंटीरियर इज, पहली कॉर्निया होती है, ठीक है, फिर सेलरा, फिर क्रोइड। सी इज द आंसर। अब इसमें कई टाइप होते हैं, जैसे फिब्रोस, वस्कुलर, रेटिना, है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 90, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए ये रिएक्शन पूछ लिया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस पेपर में। इजी पेपर नहीं है, ऐसा तो यूपीएससी में भी नहीं पूछते, यूपीएससी फिर भी आसान होता है इससे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन अबव इज करेक्ट? द ऑक्सीडाइजेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज while दैट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज। अब ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, तो इसमें यही ठीक है। स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जो है इंक्रीज हो रही है ना, H2H2O हो गया ना, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। और O2 देखिए यहाँ से ये हट गया। जिसको केमिस्ट्री आती है दे कैन अंडरस्टैंड बेटर। ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 91, द पिलर लाइक स्ट्रक्चर विच हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द एरियल ब्रांचेज फाउंड इन बैनियन ट्री आर नोन एज, वो कौन सी रूट होती है? वो होती है प्रॉप रूट। डी इज द आंसर। टैप रूट क्या होती है? सिंगल और डीप, जैसे कि टर्निप होता है, टर्निप क्या होता है ना, उसकी जो एक रूट जाती है, जैसे मूली, गाजर, तो वो टैप रूट्स होती हैं। क्लाइंबिंग, जो किसी ट्री के सहारे क्लाइंब करती है ना, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट हो गया, या फिर कुछ और भी प्लांट्स होते हैं, है ना। फिब्रोस रूट, एक नेटवर्क जो होता है, मान लीजिए ये रूट है, जो हम बचपन में डायग्राम बनाते थे ना, ऐसे ऐसे करके रूट्स का ये ट्री बनाते थे, तो ये फिब्रोस नेटवर्क होता है, ठीक है ना। इसमें डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 92, which of the following was were recommended by the Thungan Committee in respect of the local government in India? Constitutional status, yes. 3 year, no, 5 year term recommend किया था। ये जो कमेटी है फाउंड की गई थी इन 1988, और ये किस पर थी? पंचायती राज पर। और इसके बाद ही जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। पूरा नाम था पी.के. थुंगन कमेटी। तो इसमें 1 आंसर रहेगा। ए इज द आंसर, 1 ओनली। नेक्स्ट 93, ई संजीवनी, ए स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय कोविड-19, या फिर प्रमोट द यूज ऑफ टेलीमेडिसिन, एस्टैब्लिशेस एन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री, या फिर एफिशिएंट प्रमोशन ऑफ हेल्थ एडवाइजरीज। डी इसका आंसर है। ये एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस है, और सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई थी इन 2019। नेक्स्ट इज 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिकमेंडेशन 15th कमीशन इज आर करेक्ट? बेसिक और अनटाइड ग्रांट्स कैन बी यूज्ड बाय रूरल लोकल बॉडीज फॉर लोकेशन स्पेसिफाइड फेल्ट नीड अंडर द 29 सब्जेक्ट्स एनशाइंड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल ठीक है। टाइड ग्रांट्स कौन सी होती हैं? टाइड मतलब विद कंडीशन, ग्रांट्स तो दे रहे हैं बट कंडीशंस में दे रहे हैं। कैन बी यूज फॉर बेसिक सर्विस ऑफ सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओडीएफ स्टेटस, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये भी ठीक है। फिर इट रिकमेंड्स हेल्थ ग्रांट्स टू क्रिएट डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो ये तीनों ही ठीक हैं। 1 to 3 इसमें आंसर रहेगा। डी इज द आंसर। अभी जो है 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, हेडेड बाय डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नाम सुना है पहले इनका? कभी सुना होगा, ये पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे ना। नेक्स्ट इज 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज आर करेक्ट? इट रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स इन द स्टेट। ये बिल्कुल ठीक है, मेंशन इन आर्टिकल 243I। फिर इट रिव्यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। ये ठीक है, इस इज ऑल्सो मेंशन देयर। सो बोथ आर करेक्ट। सी इज द आंसर।
Next is 96. कैंपा फंड रेगुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कैंपा क्या है? ये कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, इसको बोलते हैं कैंपा। ये एक्ट आया था कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 अंडर, इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। सी इज द आंसर। एफोरेस्टेशन से ही आप समझ गए होंगे कि एनवायरमेंट से रिलेट करता है ये। नेक्स्ट 97. An employee working in an establishment draws a monthly salary of 9,000 as fixed under Minimum Wages Act is eligible to get bonus under the Payment of Bonus Act for the accounting year 2022. The bonus payable is at rate 10%. If the employee has worked continuously for the whole year said accounting year, then what is the amount of bonus that shall be paid to the employee? तो 9,009 इंटू 12 कितना हो गया? 108, 1,08,000 इंटू 10% कितना आ गया? 10,800। डी इज दी आंसर। Next is 98. Which one of the following statement relating to the conclusion of conciliation proceeding under the Industrial Dispute Act is not correct? It is concluded on the date when the memorandum of settlement is signed by the parties. ये बिल्कुल ठीक है। ये मेंशन किया गया इन सेक्शन 20 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और उसके सेक्शन 2 में क्लॉज ए में लिखा है ये। It is concluded on the date when it ends in failure resulting in no memorandum of settlement signed between the parties. ये wrong है। It is concluded on the date when the report of conciliation officer is received by the appropriate government when no settlement is arrived. ये बिल्कुल ठीक है। और conciliation officer को रिपोर्ट देनी होती है within 14 days। फिर it is concluded on the date when the reference is made by the appropriate government to the Labour Code or Industrial Tribunal under section 10 of the Act during pendency of the conciliation proceedings. ये भी ठीक है। ये इसके क्लॉज सी में है, ये क्लॉज बी है। तो ए, सी एंड डी ठीक है, बी गलत है, तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 99. द प्रोविजन फॉर डिसेबिलिटी कंपनसेशन फॉर द पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड अनफिट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन and for whom no alternate employment is possible find place under which one of the following legislations? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में, या फैक्ट्रीज, माइन, या फिर प्लांटेशन लेबर एक्ट? इट इज अंडर द माइंस एक्ट। सी इज द आंसर इन सेक्शन 9। नेक्स्ट इज 100. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the Constitution of India prohibits employment of children in factory or mine or any other hazardous employment? This is Article 24. D is the answer. 19 is freedom. 21 life and liberty. 23 is prohibition of trafficking and forced labor. All right. Next is 101. Article 43 of the Constitution enjoins the state to endeavor through the legislation or economic organization for the payment of which of the following wages? Living wages. A is the answer. Next, 102. Container X contains a mixture of oil and water in ratio of 1:3, whereas a container Y contains 2:3. If 2 liter of liquid of container X and 5 liter of liquid of container Y are mixed in container Z, मतलब ये दो कंटेनर है, मान लीजिए ये X है, ये Y है, इसमें 1:3 है, इसमें 2:3 है, और एक ये Z कंटेनर में ये डाल देंगे, ठीक है। That initially contains 1 liter of pure oil, उसमें ऑलरेडी 1 liter प्योर ऑयल है। Then what is the percentage of oil in container Z? कितना ऑयल हो जाएगा इसमें? तो ये 1:3 है, तो 1/4 हो गया। तो इसमें कितना वाटर हो गया? 0.5। कैसे? 2 लीटर में से 2 लीटर का 1/4 कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है ना। और ऐसे ही जो 5 लीटर है उसमें 2:3 है, तो 2:5 इंटू 5 कितना आ गया? 2 लीटर। आधा लीटर इसमें से गया, 2 लीटर इसमें से गया, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? और ऑलरेडी इसमें 1 लीटर था, तो कितना हो जाएगा फिर? ये 3.5 लीटर। और टोटल कितना है इसमें? 2 लीटर इसमें से लिया, एक्स में से 5 लीटर इसमें से लिया है और जेड में डाल दिया, तो मतलब 7 लीटर तो वो हो गया, 1 लीटर इसमें ऑलरेडी था,
तो ये 3.5:8 हो गया ये, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 43.75। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 103, ए सॉलिड सर्कुलर मेटेलिक डिस्क ऑफ रेडियस 12 इंच। डिस्क है मान लीजिए ये, रेडियस इसका है 12 इंचेस, इसकी ये थिकनेस है 4 इंचेस, इज मेल्टेड एंड शेप्ड इनटू ए सॉलिड डिस्क ऑफ 16 इंच। अब बड़ी बना दी, 16 इंच कर दिया इसको, ठीक है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ न्यू डिस्क इन इंचेस। अब रेडियस कितना है 12 और उसकी हाइट कितनी है 4। वॉल्यूम क्या रहता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया आर स्क्वायर 12 इंटू 12 144 इंटू 4 कितना आ गया ये 576 पाई। अब 16 इंच है ये, तो 16 इंटू 16 स्क्वायर 256 पाई इंटू एच, तो एच कितना आ जाएगा, तो सोल्व कर लेंगे तो एच निकल जाएगा 2.25 इंचेस। बी इज द आंसर। नेक्स्ट डायरेक्शन है फॉर नेक्स्ट 3 आइटम्स और बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल शोइंग द अर्निंग एंड प्रॉफिट्स ऑफ 4 कंपनीज। ठीक है जी, ये कंपनीज XYZ, ये ईयर है प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट इज 104, हाउ मेनी ऑफ दीज कंपनीज अर्निंग इंक्रीज एटलीस्ट 20% इन द ईयर 2020 इन कंपैरिजन टू 2016। अब 2016 का ये है और 2020 का ये है इधर। अब कंपेयर किसको करना है हमने, अर्निंग को। 100 थी पहले, फिर 130 हो गई, मतलब 30 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर 95 से 96 हुई है, मतलब सिर्फ एक का ही डिफरेंस आया है, तो एक ये 10% भी नहीं हुआ, लेस देन 10% है। 74 से 89 हो गई, कितना डिफरेंस हो गया 15 का, तो ऑलमोस्ट 20% है। और डब्ल्यू का देखिए 50 थी अर्निंग, अब 95 हो गई है, मोर देन 20% है। ये 74 था इधर, ये तो 70 का 7.4 मतलब लेस देन 15% हो गया, ठीक है ना। तो 20% ज्यादा किसका हुआ, 2 कंपनीज का, 2 कंपनीज एक्स एंड डब्ल्यू का। इज द आंसर एक्स एंड डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105, in 2020 the relative profit jump of which company was maximum over the previous year। प्रॉफिट जंप देखेंगे यहाँ पर 2020 में, कंपनी एक्स का देखेंगे अगर, तो 20.7 से 25.8 हो गया, मतलब 5.1 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर 5.5 और 9.5 4 का डिफरेंस हो गया। यहाँ 12 था 14 हो गया, 2 का डिफरेंस है। और 12.5 से 20.5 हो गया, मतलब 8 का डिफरेंस है। मैक्सिमम किसका हुआ फिर प्रीवियस ईयर, डब्ल्यू। सर डी इज द आंसर। नेक्स्ट 106, in 2017 the absolute profit jump of which company was minimum over the previous year। और 2017 का ये पूछ रहे हैं और प्रीवियस प्रॉफिट से, तो यहाँ डिफरेंस कितना है देखिए, यहाँ पर 1.8 का डिफरेंस है इधर एक्स में, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पर प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है 1.3 का, और यहाँ पर 4 to 1.5 का। यहाँ पर मिनिमम पूछा हुआ, तो मिनिमम किस में है, वाई में है ना, एक का ही डिफरेंस है सिर्फ, एब्सोल्यूट मिनिमम। मिनिमम पूछा ना यहाँ पर, तो 20 में आंसर रहेगा वाई। नेक्स्ट 107, द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर is subject to wide fluctuations। A provision created against fluctuation in value of investment is based on the convention of, क्या बोलते हैं इसको, कंजर्वेटिज्म, कंजर्व करते हैं ना। ए इज द आंसर। अभी ऑडिटिंग के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 108, which one of the following aspect is not covered in audit। एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ये होता है। प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन थोड़ी करते हैं ऑडिटर्स, ये तो जो उनका सीए है वो करता है ना। तो ये तो कंपैरिजन करते हैं, तो यही नोट कवर्ड हो गया। बी, रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी, बिल्कुल ठीक है। ये वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन तो होता ही है, तो बी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 109,
Which of the following set the scope, timing and direction of the audit and guides the development of the more detailed audit plan? ऑडिट प्रोग्राम है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी है, या फिर कंप्लीशन मेमोरेंडम है, या ऑडिट प्लान है? ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी होती है। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 110, गुडविल अकाउंट इज एन, ये पर्सनल अकाउंट है, रियल नॉमिनल एक्सपेंस? ये एक पर्सनल अकाउंट होता है ना, कंपनी का जो है पर्सनल होता है अकाउंट। ये बैंक अकाउंट की नहीं पूछ रहे। देखिए हमेशा ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अकाउंट का मतलब ये नहीं कि वो बैंक अकाउंट है। राइट। नेक्स्ट 111, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज द इंश्योरर टू टेक ओवर द इंश्योर्ड्स लीगल राइट। इंश्योर्ड्स लीगल राइट मतलब जो इंश्योर्ड था उसके जगह कोई और आ गया, तो क्या बोलते हैं उसको? इंडेमनिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 112, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? इसके लिए आप देख सकते हैं आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेट चार्ज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल। ये बिल्कुल ठीक है। The emoluments and allowances of president and other expenditure relating to his or her office, ये बिल्कुल ठीक है। Salary and allowances of pension payable to respect to judges of Supreme Court, yes बिल्कुल ठीक है। Salary and allowances of chairman and deputy chairman of Rajya Sabha and speaker and deputy speaker of Lok Sabha, ये भी ठीक है। चारों ही आते हैं इसमें, तो 1 2 3 4 B is the answer। Next 113, consider the following statements. Population change in an area is important indicator of economic development of that region. ये कोई जरूरी नहीं है। is not an indicator, तो एक ही स्टेटमेंट ठीक होगी बिकॉज दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, तो 2 only B is the answer। Next is 114, which one of the following statement regarding human development is not correct? The basic concept of income approach to human development is the level of income reflects the level of freedom an individual enjoys. बिल्कुल ठीक है। Basic need approach to human development was initially proposed by the ILO, ये भी ठीक है, in 1976. Human poverty index measures the shortfall in human development, ये बिल्कुल ठीक है। Under the welfare approach to human development, the government protects and promotes the private and protects the society, social welfare of people, तो ये wrong हो गया। D is the answer। Next 115, which of the following statement about globalization is correct? It has fueled the spread of trans-border currencies, digital cash and global credit cards, ये बिल्कुल ठीक है। Securities market have gained a global dimension with the development of electronic round the world trading, ये जो है ये गलत है, तो 1 only इसमें ठीक रहेगा। A is the answer। Next 116, as per FAO-Stat, Food and Agricultural Organization Corporate Statistical Database, which of the following is correct about India's milk production? India ranked second in the world in milk production in year 2021-22. No, first था India. India contributed 24 of the global milk production in the year 21-22, ये बिल्कुल ठीक है। B इसमें आंसर रहेगा, 2 only। Next 117, which one of the following statements about the group of 20 G20 is not correct? It was founded in 1999, ये बिल्कुल ठीक है। G20 summit is held annually under the leadership of a rotating presidency, ये भी बिल्कुल ठीक है। The G20 members represents around 85% of global GDP, this is also correct। The G20 countries comprises 21 countries, 21 है इसमें, तो D इसमें wrong हो गया। D is the answer। Next is 118, the Nobel Prize in Chemistry for 2022 was awarded for, ये क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोनोगल केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। बी इज द आंसर। और ये 3 लोगों को मिला था, ये कैरोलिन, मार्टिन एंड बेरी। ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर लीजिए अगर कहीं पूछ ले तो कोई।
अब तो 2022 का आएगा नहीं, रिसेंट का देख लीजिए 24 का। नेक्स्ट 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिकॉर्न इज आर करेक्ट? In the venture capital industry, the term unicorn refers to any startup that reaches the valuation of $10 billion. ये wrong है, ये $1 billion है, इसमें 10 नहीं आएगा। Only a privately held startup can be a unicorn, ये बिल्कुल ठीक है। 2 only B is the answer. Next is 120. Which of the following statement about Santosh Trophy Tournament 2023 is are correct? The final match was played in Riyadh, ये बिल्कुल ठीक है। The final match was played between Karnataka and Meghalaya, ये भी ठीक है। Both are correct. C is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Assistant Provident Fund Commissioner 2023. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव सेवरल डिफरेंट वीडियोज़ वो प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप जो है प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यू कैन ज्वाइन आवर मेंबरशिप, इट स्टार्ट्स विद 59 रुपीज़ ओनली। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन गिव अस ए सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.